हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज में हम सिगमंड फ्रॉइड पढ़ रहे थे। सिगमंड फ्रॉइड हैं वो मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। साइको एनालिटिक या साइको डायनामिक जो थ्योरी है वो किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। सिगमंड फ्रॉइड को मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा गया है। मनोविश्लेषणवाद के जनक, वाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड हैं। सिगमंड फ्रॉइड हैं, उन्होंने माइंड की बात की है, उन्होंने मन की बात की है, उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी, जिसे हम क्या बोल रहे थे? इड को हम बोल रहे थे इदम, ईगो को बोल रहे थे अहम और सुपर ईगो को बोल रहे थे हम प्राअहम। फिर उसके बाद हमने कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। चेतन मन और अचेतन मन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद जो सिगमंड फ्रॉइड ने रक्षात्मक युक्तियां दी थी, जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कह रहे थे, क्या थी? रक्षात्मक युक्तियां। रक्षात्मक युक्तियां, जब कोई भी मनुष्य है वो स्ट्रेस से बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए मनुष्य का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कुछ युक्ति निकालता है, उनको हम क्या बोलते हैं? रक्षात्मक युक्तियां बोलती हैं। रक्षात्मक युक्तियां हैं वो मेनली जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अचेतन मन है, वो संचालित करता है। ये सब हम 2 क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी सिगमंड फ्रॉइड की ही एक थ्योरी है, जिसको हम बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं मनोलैंगिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्रॉइड ने अपना एक सिद्धांत दिया, उसका नाम क्या था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत था। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो मेनली अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, अचेतन मन की बात करते हैं, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने चेतन मन को तो ओनली 1/10 पार्ट ही माना था, और जो हमारा अचेतन मन है वो कितना था? 9/10 पार्ट था, जो हमारा टोटल माइंड है उसका। तो जो सिगमंड फ्रॉइड है वो क्या कहते हैं कि जो मनुष्य का जो माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट से जो मनुष्य की एक पर्सनैलिटी निकल के आती है, एक बिहेवियर निकल के आता है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में इन्होंने अपनी 5 स्टेजेस दी हैं। कितनी स्टेजेस दी हैं? 5 स्टेजेस दी हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में कितनी स्टेजेस कहा है? 5 स्टेजेस कहा है। इन्होंने अपनी जो थ्योरी है वो मेनली लिबिडो पर बेस्ड बताई है। किस पर बेस्ड है? लिबिडो। हिंदी में भी इसे लिबिडो ही कहते हैं। लिबिडो का मतलब क्या है? एक तरह की एनर्जी है, एक सेक्सुअल डिजायर है जो प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पर काम करती है। प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल का मतलब सुखवादी सिद्धांत पर काम करती है। और जब हम इड, ईगो, सुपर ईगो पढ़ रहे थे तब हमने देखा था जो इड है वो सुखवादी सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब जो लिबिडो है वो किसका पार्ट है? इड का पार्ट है, इदम का पार्ट है। इदम है वो सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है, जो उसे चाहिए तो उसे चाहिए। मतलब यहाँ पर जो बच्चा है, जो मनुष्य है, वो खुशी के लिए काम करता है। जिस चीज़ों से उसे खुशी मिल रही है, जो चीज़ उसे चाहिए तो वो उसे चाहिए ही। ये किसका पार्ट हो गया? इड का पार्ट हो गया। अब जो ये इड है ये जन्मजात होती है, ये इनहेरिटेड होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। जन्म से ही हर एक मनुष्य में जो इड है वो पाई जाती है, जो इदम है वो पाया जाता है। ईगो और सुपर ईगो दोनों वातावरण से एक्वायर्ड होते हैं, वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं, और जो ईड है वो हर एक मनुष्य में पाई जाती है। ईड को एक चीज और कही गई थी। क्या कही थी? अगर आपको याद हो, एनिमल इनसाइड ए ह्यूमन। इनसाइड ए ह्यूमन। एनिमल इनसाइड ए ह्यूमन का मतलब क्या हो गया? मनुष्य के अंदर का पशु। मनुष्य के अंदर एक पशु प्रवृत्ति पाई जाती है, वो क्या होती है? ईड होती है। ईड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है, सुखवादी सिद्धांत पर काम करती है। तो जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने मेनली किसकी बात की है? लिबिडो की बात की है। लिबिडो है एक सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी होती है जो भी सेक्सुअल डिजायर हैं, जो प्लेजर सीकिंग जो डिजायर्स हैं, उनको पूरा करने में मनुष्य की मदद
करती है। इनकी जो थ्योरी है वो कंप्लीटली इन्होंने कहा जो मनुष्य की पर्सनैलिटी है वो मेनली जो उसकी प्लेजर सिंकिंग प्रिंसिपल्स हैं उसी पर काम करती है। जब मनुष्य के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, माइंड में जब कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, अच्छे और बुरे के बीच में जो मनुष्य है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, अगर मनुष्य उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर पाता है तो वो समायोजन में चला जाता है, मतलब वो एडजस्टमेंट कर पाता है। लेकिन अगर वो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं उसमें समायोजन नहीं कर पाया, अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर पाया, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाया, तो वो कहाँ चला जाता है, कुसमायोजन में चला जाता है। मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। ये कहते हैं कि जो मनुष्य की पर्सनैलिटी है, जो मनुष्य का व्यक्तित्व है, वो क्या होता है, जब मनुष्य के माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनसे जो एक बिहेवियर निकल के आता है, उनसे एक पर्सनैलिटी निकल के आती है। जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है मनोलैंगिक, इन्होंने जो लिंग है, जो सेक्सुअल डिज़ायर है, उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। इन्होंने कहा है कि जो ये 5 स्टेजेस हैं, इनमें हर एक स्टेज को जो सेक्सुअल डिज़ायर है वही कंट्रोल करती है। हर एक स्टेज में जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल डिजायर है, वो अलग अलग पार्ट पर काम करती है, अलग अलग पार्ट से केंद्रित होती है। मतलब कभी बच्चे के जो मुख है वहाँ से बच्चे को प्लेजर मिल रहा है, कभी बच्चे के जो एनएस है वहाँ से बच्चे को खुशी मिल रही है, कहीं पर बच्चे के जो जेनाइटल है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ पर बच्चे को खुशी मिल रही है। मतलब जो हमारी बॉडी का अलग अलग हिस्सा है वो हर एक स्टेज में इंपॉर्टेंट माना है। इसलिए इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि ये कहा गया कि जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर सीकिंग सेक्सुअल डिजायर से ही नहीं होती है, बाकी सब चीजें भी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व में इंक्लूडेड होती हैं, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया गया। इसके बाद जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य की पर्सनैलिटी है उसमें जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब वो 2 फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक फोर्स है जिसको हम ईरोस बोलते हैं और दूसरा फोर्स है जिसको हम थैनाटोस बोलते हैं। ईरोस और थैनाटोस में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। जब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, जब मनुष्य इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर पाता है तो वो एडजस्टमेंट कर पाता है। 2 फोर्सेस कौन कौन से बताए? एक तो उन्होंने कहा ईरोस है और दूसरा क्या है? थैनाटोस है। थैनाटोस है। ईरोस और थैनाटोस 2 शब्द हैं जो ग्रीक मैथोलॉजी से लिए गए हैं। ग्रीक मैथोलॉजी में ईरोस का मतलब होता है गॉड ऑफ लाइफ और थैनाटोस को कहते हैं गॉड ऑफ डेथ। गॉड ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डेथ ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिए हुए 2 शब्द हैं। ईरोस का मतलब होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट, और जो थैनाटोस है वो है आपका डेथ इंस्टिंक्ट। मतलब ये क्या है? जीवन प्रवृत्तियां हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट को क्या बोलेंगे? जीवन प्रवृत्तियां बोलेंगे, और ये मृत्यु प्रवृत्तियां होती हैं। जो जीवन प्रवृत्तियां होती हैं वो मनुष्य को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं कि हर एक मनुष्य में जन्मजात ही 2 तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो जीवन की प्रवृत्ति पाई जाती है और दूसरी मौत की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो जीवन की प्रवृत्ति है वो कंस्ट्रक्टिव नेचर में होती है। कैसी होती है? संरचनावादी होती है। संरचनावादी होती है, कंस्ट्रक्शन की बात होती है। कंस्ट्रक्शन की जहां पर भी बात होगी वहां पर क्या होगा? लव होगा, मतलब प्रेम होगी, कंपैशन होगा, करुणा होगी, और वहां पर किसकी बात होगी? संरचना की बात होगी, कंस्ट्रक्शन की बात होगी। यहाँ पर रिलेशनशिप बनाए जाएंगे, यहाँ पर खुशी की बात होती है, जीवन जीने की बात होती है। जीवन जीने का उद्देश्य होता है जो हर एक मनुष्य में जन्मजात पाया जाता है। और जो डेथ इंस्टिंक्ट होती हैं ये नेगेटिव होती हैं, मतलब ये मनुष्य को कहाँ ले जाती हैं? डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती हैं, विनाश की तरफ ले जाती हैं। हर एक मनुष्य में ये विनाश की जो प्रवृत्ति है वो भी जन्मजात पाई जाती है। यहाँ पर जो अग्रेशन हो गया वो किस में आएगा? आपकी डेथ इंस्टिंक्ट में आएगा, मृत्यु की प्रवृत्तियों में आएगा। तो जो ईरोस है ये लाइफ इंस्टिंक्ट होती है, जीवन के लिए होती है, और ये डेथ इंस्टिंक्ट होती है। ये आप याद रखिएगा। ईरोस एंड थैनाटोस का आपको मीनिंग भी पूछा जा सकता है, और ये कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कौन सी डिस्ट्रक्टिव है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब क्या है? सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हर
एक मनुष्य है उसकी जो 5 स्टेजेस हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, इन्होंने 5 स्टेजेस दी। इन्होंने कहा कि हर एक मनुष्य में ये 5 स्टेजेस में पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। अब ये कहते हैं कि जो 5 स्टेजेस हैं उनमें हर एक स्टेज में जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल अर्ग है, वो हर एक बॉडी के अलग अलग पार्ट पर काम करती है। अगर उस बॉडी के पार्ट में उसे प्लेजर मिला तब तो वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, वो एक सक्सेसफुल आदमी बनकर निकलेगा। मतलब उसकी जो कामुक प्रवृत्ति है, जो उसकी काम की प्रवृत्ति है, अगर वो पूरी हो गई तब तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणों की वजह से उसकी जो कामुकता है वो शांत नहीं हुई तो वो कहां चला जाता है? फिक्सेशन में चला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? किसी भी एक स्टेज में स्टक हो जाना, एक ही स्टेज में रुक जाना। जैसे अभी हम स्टेजेस पढ़ेंगे, पहली स्टेज आती है ओरल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मुखावस्था। मुखावस्था में क्या होता है? बच्चा चीज़ों को चूसता है, मतलब उसे जो प्लेजर मिलता है वो माउथ के थ्रू मिलता है। तो अगर बच्चे का जो माउथ के थ्रू प्लेजर मिलना है, वो कामुकता जो सेक्सुअल डिजायर है, अगर वो शांत नहीं हुई, अगर वो पूरी नहीं हुई तो वो वहीं पर स्टक होके रह जाता है। जब वो बड़ा भी हो जाएगा तो भी उसका जो माउथ की जो डिजायर्स हैं, जो सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं हुई, अब वो उनको पूरी करेगा। और वो कैसे पूरी करेगा? हो सकता है वो स्मोकिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि जो शक करना था, जो उसे पहली स्टेज में करना था, ओरल स्टेज में करना था, वहां पर उसका पूरा नहीं हुआ, तो वो लाइफ की आने वाले स्टेजेस में उसे पूरा करता है। तो मतलब क्या हुआ? किसी भी एक स्टेज में स्टक रह जाना, मतलब उम्र में तो बड़ा हो जाना लेकिन मेंटली वो वहीं पर ही है, उसकी जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो वहां पर स्टक होके रह गया है। तो ये होता है फिक्सेशन, ये भी आप याद रखिएगा। तो सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि जो मनुष्य है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किस किस कारण होती है? जो उसकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, अगर उसकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो पूरी हो गई, फुलफिल हो गई, उसकी कामुकता शांत हो गई, तो वो एक अच्छी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आती है। अगर उसकी कामुकता शांत नहीं हुई तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कुसमायोजित हो जाती है, मल एडजस्टमेंट में चली जाती है, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं कि जो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में अपनी स्टेजेस दी वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरल स्टेज को बोलते हैं मुखा अवस्था। मुखावस्था। मुखा अवस्था जो ये ओरल स्टेज होती है, ये जन्म से लेकर बर्थ से 18 मंथ तक होती है। 18 मंथ्स तक होती है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है, किसी बुक में कुछ दिया होता है, किसी बुक में कुछ दिया होता है। ये मैं आपको ऑथेंटिक दे रही हूँ, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है। एनसीईआरटी में जो गिवन है मैं आपको वही डेटा दे रही हूँ, और एनसीईआरटी को ही हमारा जो एग्ज़ाम है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे DSSS हो, चाहे KVS हो, हर कोई एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी को ही रेफरेंस लेके आंसर देता है। तो जो ओरल स्टेज है वो कहाँ से कहाँ होती है? बर्थ से 18 मंथ में होती है। कई बार जो ऑप्शन है वो आपको डायरेक्ट नहीं दिए होते, वो ऑप्शन में ही नहीं देता बर्थ टू 18 मंथ। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को, सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो आंसर हमें देना होता है। तो ये जो उम्र है वो कहाँ से कहाँ होती है? बर्थ से 18 मंथ के लिए होती है। इसीलिए कहा जाता है साइकोलॉजी में कभी भी चीज़ें रटी नहीं जाती हैं। अगर आप रटेंगे, अगर आपने रट लिया कि जो ओरल स्टेज है वो बर्थ से 18 मंथ में होगी, लेकिन अगर ऑप्शन में ये आया ही नहीं तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे कि मैंने तो रटा था बर्थ से 18 मंथ में ओरल स्टेज होती है। जो हमारा एग्जामिनर है आजकल वो ओवर स्मार्ट हो गया है, वो डायरेक्ट आंसर आपको देता ही नहीं है, इसके आसपास का जो टाइम पीरियड है वो देगा, आपको उसी को पहचान के आंसर करना है। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी है? ओरल स्टेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुखा अवस्था बोलते हैं। जो मुखा अवस्था है इसमें जो लेबिडो है, हर एक स्टेज में लेबिडो पाई जाती है। लेबिडो एक सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल अर्ग है, जिसमें प्रेम, करुणा और जो सेक्सुअल अर्ग है, जो कामुकता प्रवृत्ति है, उसका शांत होना जरूरी है। तो जो इस स्टेज में लेबिडो है वो माउथ पर काम करती है, मुख पर काम करती है। जो लेबिडो का केंद्र है वो कहाँ होता है? मुख होता है। यहाँ पर बच्चा अपने माउथ के द्वारा जो उसकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनको शांत करता है। सेक्सुअल डिजायर का मतलब ओनली जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उन्हीं से नहीं होता। सेक्सुअल डिजायर में लव,
करुणा, कंपैशन, ये सब चीज़ें भी आती हैं, भावनाएं भी इंक्लूडेड होती हैं। तो जो लिबिडो है वो किस पर केंद्रित होती है? मुख पर केंद्रित होती है। मुख से बच्चा क्या करेगा? मुख से बच्चा सकिंग करता है, चूसता है। मेनली जो सकिंग की जो एक्टिविटी है वो माउथ से करता है। जो लिबिडो है वो सुख देती है, मतलब लिबिडो किस लिए होती है? सुख देने के लिए होती है। एक सेक्सुअल अर्ग होती है जो बच्चे को क्या देती है? सुख देती है। यहाँ पर बच्चे को सुख कहाँ से मिल रहा है? यहाँ पर बच्चे को प्लेजर कहाँ से मिल रहा है? माउथ से मिल रहा है, उसके मुख से मिल रहा है। इस टाइम पर अगर बच्चे को प्रॉपर फीडिंग मिली तो उसकी जो ये सेक्सुअल डिज़ायर है ये निष्क्रिय हो जाती है। जब सेक्सुअल डिज़ायर निष्क्रिय हो जाएगी तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी निकल के आएगी। अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि वो सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएगा, सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको वो अपना पाएगा, सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी ये सेक्सुअल डिज़ायर हैं वो कहीं कमी रह गई तो वहाँ पर बच्चे का जो नेचर है वो कैसा बन जाता है? अग्रेसिव बन जाता है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो जाता है। तो डिस्ट्रक्शन आ जाती है कहाँ पर? जब उसकी जो लिबिडो है वो शांत नहीं हुई हो। निष्क्रिय अवस्था आएगी जिसको हम बोल रहे हैं ओरल पैसिव पर्सनैलिटी। जो ओरल है इसको हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा? एक तो पैसिव होगा जिसमें जो लिबिडो है वो क्या हो गई है? निष्क्रिय हो गई है। और एक एक्टिव होता है जहां पर जो लिबिडो है वो निष्क्रिय नहीं हुई है। तो जहां पर लिबिडो निष्क्रिय हो गई, जो पहली स्टेज है कौन सी? जहां पर लिबिडो निष्क्रिय हो गई तो वहां पर क्या आएगा? फेथ आएगी, विश्वास आएगा, लोगों के प्रति, जो लाइफ के प्रति पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगर वो निष्क्रिय नहीं हुई तो ओरल अग्रेसिव पर्सनैलिटी निकल के आती है। अग्रेसिव में क्या करेगा? वो दूसरे लोगों का शोषण करेगा, आक्रामक जो बिहेवियर है वो हो जाता है। ओरल स्टेज है, इसको हम क्या बोलते हैं? मुखावस्था बोल रहे हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो कब होता है? बर्थ से शुरू होकर 18 मंथ तक होता है। जो लिबिडो है, जो उसकी सेक्सुअल अर्ग है वो कैसे शांत होती है? मुख द्वारा शांत करता है, मुख द्वारा उसे प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है। ओरल स्टेज को भी अगेन 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहली थी मुखावस्था, निष्क्रिय पर्सनैलिटी बनती है जिससे, और दूसरी होती है जिससे आक्रामक पर्सनैलिटी बनती है। निष्क्रिय कब बनेगी? जब उसकी लिबिडो है वो शांत हो गई है। जब उसकी लिबिडो शांत हो जाएगी तो वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर पाएगा, उसका जो व्यवहार है वो लाइफ के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा, वो फेथ दिखाने लायक होगा। लेकिन जिसकी लिबिडो शांत नहीं हुई तो वो आक्रामक हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, वो लोगों का शोषण करने लगता है। जो सिगरेट पीने की आदत होती है, स्मोकिंग की आदत होती है, माना गया है कि जिसकी जो ये ओरल स्टेज में जो सेक्सुअल डिजायर थी, लिबिडो शांत नहीं हुई, इसलिए वो स्मोकिंग करना सीख गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज को हम बोलते हैं गुदावस्था। जो गुदावस्था का टाइम पीरियड होता है वो होता है 18 से 36 मंथ तक होता है। 18 मंथ से लेकर 36 मंथ तक इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है। सेकंड क्या है? एनल स्टेज। एनल स्टेज जिसको हम क्या बोल रहे हैं? गुदा अवस्था बोल रहे हैं। इसका टाइम पीरियड कहां से कहां होगा? 18 मंथ से लेकर 36 मंथ तक, 36 मंथ तक इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है। यहाँ पर बच्चे का जो लिबिडो है वो माउथ से शिफ्ट होकर कहाँ पर आ जाती है? एनस पर आ जाती है, एनस पर आ जाती है, एनस पर आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इस टाइम पर जो बच्चा है वो, उसकी जो लिबिडो है वो कहाँ पर फोकस होती है? एनस पर फोकस होती है। जब बच्चा अपने जो वेस्ट है उसको रिमूव करने में उसे खुशी मिलती है और उस वेस्ट को कंट्रोल करने में उसे खुशी मिलती है। मतलब वो यूरिन को कंट्रोल करता है। एक तो उसे यूरिन पास करने में प्लेजर मिलता है और दूसरा उसे यूरिन को कंट्रोल करने में भी उसे प्लेजर मिलता है। मतलब जो लिबिडो है वो कहाँ पर एक्टिव हो गई है? एनस पर एक्टिव हो गई है। जब बच्चा 18 से 36 मंथ के बीच में होता है तो वो अपने टॉयलेट को रोककर अपनी जो वेस्ट रिमूवल प्रोसेस है उसको रोकने में उसे मजा आता है, उसे रोकने में खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है।
पहली बार बच्चा कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अंतर्द्वंद को फेस करता है। यहाँ पर बच्चे के मन में जो अंतर्द्वंद है, जो सिगमंड फ्रॉइड अंतर्द्वंद की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, वो कहाँ पर शुरू होता है? एनस में शुरू होता है। और यहीं पर बच्चे में ईगो का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, मतलब अहम का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। जब हमने लास्ट स्टेज देखी थी, ओरल स्टेज देखी थी, वो मोस्टली इड पर बेस्ड होती है, इदम पर बेस्ड होती है। लेकिन जो आपका एनल स्टेज है, जो गुदा अवस्था है, यहीं पर ईगो है, ये डेवलप हो चुका है। जब ईगो डेवलप हो गया है तभी तो बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अंतर्द्वंद हो रहा है। जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, वास्तविकता पर बेस्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैन इनसाइड ए ह्यूमन, मैन इनसाइड ए ह्यूमन, मनुष्य के अंदर का आदमी। मतलब ये रियलिटी में जीता है, वास्तविकता में जीता है। ईगो मनुष्य में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। जो उसके इड है, जो सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है, सुखवादी सिद्धांत के बाद ईगो आता है जो वास्तविकता पर बात करता है, और वहीं पर बच्चे में क्या होता है? अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसी उम्र में बच्चे में जन्म लेता है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, जिसको हम बोलते हैं फैलिक स्टेज, लिंग प्रधान अवस्था। थर्ड स्टेज कौन सी आएगी हमारी? लिंग प्रधान अवस्था। थर्ड है लिंग प्रधान अवस्था, प्रधान अवस्था। ये जो लिंग प्रधान अवस्था है, ये बच्चे में 4 से 6 साल में होती है। जब बच्चा 4 to 6 ईयर में होता है तो उसमें कौन सी आती है? लिंग प्रधान अवस्था आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैलिक स्टेज बोलते हैं। फैलिक स्टेज में जो लेबिडो है, जो कामुक प्रवृत्ति है, वो बच्चे के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पर शिफ्ट कर जाती है। बच्चे के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बच्चा उनको जानने लगता है, पहचानने लगता है कि उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसा भी कोई पार्ट है। जो लेबिडो है वो कहाँ शिफ्ट हो गई? जो उसके लैंगिक अंग हैं उन पर ट्रांसफर हो जाती है। इसी उम्र में बच्चे में 2 कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन सा? एक तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है ये मेनली जो गर्ल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गर्ल्स में पाया जाता है। और जो ओडिपस है ये किस में पाया जाता है? बॉयज में पाया जाता है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा गर्ल्स में पाया जाता है, कौन सा बॉयज में पाया जाता है। ये ध्यान रखना, बॉय की स्पेलिंग में भी ओ आता है और ओडिपस में भी ओ आता है। तो ओडिपस है वो किस में पाया जाता है? बॉयज में पाया जाता है। और गर्ल्स में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रा पाया जाता है। इसको हम फादर लव या फिर मदर लव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर लव। फादर लव किस में पाया जाता है? गर्ल्स में पाया जाता है फादर लव। जो गर्ल्स हैं वो अपने पापा से प्यार करती हैं, और जो बॉयज हैं उनमें क्या पाया जाता है? मदर लव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मदर लव पाया जाता है। जो बॉयज होते हैं जब वो 4 से 6 साल की उम्र में आ जाते हैं, जब उनमें लिंग प्रधान अवस्था आती है तो वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपनी माँ को अपने क्लोज मानते हैं और पिता को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। वो मानते हैं कि जो फादर हैं वही उसके साथ कॉम्पिटिशन में है, फादर उससे प्यार नहीं करते हैं, फादर हैं वो उसके कॉम्पिटिटर हैं, मदर ही वही उनसे प्यार करती है। वही सेम चीज़ किस में आती है? गर्ल्स में आती है। गर्ल्स सोचती हैं कि जो मदर है वो उनकी कॉम्पिटिटर है और जो फादर है वो उनसे लव करते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो कहाँ हो जाएगा? गर्ल्स का अट्रैक्शन अपने फादर की तरफ होगा और बॉयज का अट्रैक्शन अपनी मदर की तरफ होगा। इसीलिए इसको फादर लव और मदर लव भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो मदर लव और फादर लव, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड स्टेज में आता है, लिंग प्रधान अवस्था में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कई बार पूछा भी गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है वो है हमारी लेटेंसी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं अव्यक्त अवस्था। मतलब यहाँ पर बच्चे अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनको दिखाते नहीं हैं, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को छुपाने लग जाते हैं। जो अपनी सेक्सुअल डिजायर हैं उनको वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अव्यक्त अवस्था बोलते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है लेटेंसी।
लेटेंसी स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, अव्यक्त अवस्था बोलते हैं। अब ये जो अव्यक्त अवस्था है ये बच्चे में कब आती है, 7 से 11 साल की उम्र में आती है। जब बच्चा 7 से 11 ईयर्स में होता है, जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है, बाद की बाल्यावस्था में होता है, तब बच्चे में क्या आ जाती है, लेटेंसी आ जाती है, तब बच्चे में अव्यक्त अवस्था आ जाती है। इस उम्र में बच्चा अपनी लिबिडो को शो नहीं करता है, बच्चा अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को शो नहीं करता है। अब वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को शो नहीं करता तो वो क्या करता है, अपनी जो सेक्सुअल डिजायर है उनको चैनलाइज कर देता है, सोसाइटी के एक्सेप्टेबल वे में अपनी जो सेक्सुअल डिजायर है, अपनी जो कामुक प्रवृत्ति है उसको चैनलाइज कर देता है। जैसे स्पोर्ट्स में चला गया, जिसमें बहुत ज्यादा अग्रेशन है वो स्पोर्ट्स में चला जाएगा। जैसे हम डिफेंस मैकेनिज्म में भी पढ़ रहे थे, जिस मनुष्य में सबसे ज्यादा गुस्सा होता है वो अपना गुस्सा निकालना चाहता है तो वो क्या कर रहा है, सब्लिमेशन कर दे रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना जो अग्रेशन है, जो सोसाइटी द्वारा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको एक सही जगह पर लगाकर सोसाइटी द्वारा अपने बिहेवियर को एक्सेप्ट करवा ले रहा है। तो इस उम्र में बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को शो नहीं करते हैं, उनको वो व्यक्त नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनको चैनलाइज कर देते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में जो संरचनावादी होते हैं, मतलब जो संरचना का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इसमें जो लिबिडो का क्षेत्र है वो आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे हमें लास्ट स्टेजेस में देखने को मिल रहा था। जो ओरल स्टेज थी उसमें मुख था, फिर एनल स्टेज में गुदा थी, थर्ड स्टेज जो हमने फेलिक स्टेज देखी उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो थे। लेकिन आपको लेटेंसी में लिबिडो का कोई भी क्षेत्र नहीं दिखाई देता, सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो व्यक्त नहीं करता है। ये थी लेटेंसी, जहां पर बच्चे की जो कामुकता है, जो काम प्रवृत्ति है, जो लिबिडो है वो क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं जेनाइटल, जिसको क्या बोलते हैं, जेनाइटल बोलते हैं। जेनाइटल है वो कब से शुरू होती है, 11 से जो ऑनवर्ड उसका जो यौवन अवस्था आती है तब तक चलती रहती है, मतलब प्यूबरिटी से शुरू होती है। अब ये प्यूबरिटी क्या होती है, प्यूबरिटी जब हम डेवलपमेंट की क्लासेस ले रहे थे तब हमने देखा था प्यूबरिटी है वो मैच्योरिटी की बात करती है, जो फिजिकल मैच्योरिटी, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी किसी भी गर्ल और बॉय में आती है वो कब आती है, 11 से 12 साल की उम्र में जब होता है तो उसमें प्यूबरिटी आ जाती है, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी आ जाती है। जब बच्चे में प्यूबरिटी आ जाती है तब से लेकर यौवन अवस्था तक, अडल्टहुड तक जो स्टेज रहती है वो कौन सी है, जेनाइटल स्टेज है। जेनाइटल स्टेज में जो अट्रैक्शन है वो जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति होता है, मतलब जो गर्ल है, जो लड़की है, उसका अट्रैक्शन किसके तरफ होता है, बॉय की तरफ होता है। जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल स्टेज बोलते हैं। जो जेनाइटल स्टेज है इसमें हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाते हैं, जो हार्मोन्स हैं वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन दिखाते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनाइटल स्टेज बोल रहे हैं, जनेंद्रिय अवस्था बोल रहे हैं। ये 5 स्टेजेस दी थी सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में। इन्होंने लिबिडो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना था। लिबिडो एक सेक्सुअल अर्ग होती है, एक सेक्सुअल एनर्जी होती है जो बच्चे की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। अगर बच्चे की लिबिडो हर एक स्टेज में शांत हुई तो उसका जो पर्सनैलिटी है वो एडजस्टेबल हो जाएगी, वो सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएगा। लेकिन अगर उस स्टेज में उसकी लिबिडो है वो शांत नहीं हुई तो वो फिक्सेशन में चला जाता है, वो उसी स्टेज में स्टक होकर रह जाता है। उसका जो व्यवहार है वो अग्रेसिव हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, वो दूसरे लोगों को परेशान करने लग जाता है, दूसरे लोगों का शोषण करने लग जाता है। जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो बच्चे की जब आक्रामकता, जो अग्रेशन है वो जब वो निकल के आता है, जब उसकी लिबिडो किसी स्टेज में शांत नहीं हुई होगी उसके कारण निकल के आती हैं। ये सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में कहा। हालांकि साइकोसेक्सुअल थ्योरी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स को इंपॉर्टेंट मानती है। बाकी इन्होंने ना तो हेरिडिटी को इंपॉर्टेंट माना, ना ही इन्होंने जो वातावरण है उसको इंपॉर्टेंट माना। जितने भी सारे फैक्टर्स हैं उन सबको इन्होंने नकार दिया, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल अर्ग की बात की, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। अब इसके बाद एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं स्वप्रेम। स्वप्रेम को नार्सिज्म भी बोलते हैं। स्वप्रेम क्या होता है, अपने आप से ही प्यार करना। अपने आप से प्यार करना जो स्वप्रेम है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जेनाइटल स्टेज में होता है, किशोर अवस्था में होते हैं। जब
बच्चा किशोर अवस्था में होता है, जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में होता है तो वो खुद से प्यार करने लगता है, वो अपने आप को दिन में 10 बार मिरर में देखता है, वहाँ पर वो अपने आप के बारे में सोचता है। जो स्व प्रेम है वो कहाँ आता है, जेनाइटल स्टेज में आता है, किशोर अवस्था में आता है, प्यूबरिटी जब शुरू होती है तब आता है स्व प्रेम। नार्सिज्म होता है, अपने आप से प्यार करना क्या है, स्व प्रेम है, नार्सिज्म है। ये सब सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में डिस्कस किया था। जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो कहीं हद तक ठीक भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाया गया था। तो सिगमंड फ्रॉइड हैं, उनको मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा गया था। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम किया है, उन्होंने डिफरेंट फील्ड में काम किया है। उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट साइकोडायनामिक थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की बात की शुरुआत में। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में इससे पहले कभी भी बात नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड की बात हो रही थी। जो चेतन व्यवहार सामने आ रहा था, व्यवहारवादी उसी की बात कर रहे थे, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करने वाले पहले साइकोलॉजिस्ट थे, मनोविश्लेषणवाद पर काम करने वाले पहले साइंटिस्ट थे, इसीलिए इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा गया। फिर इन्होंने अपने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी दिए थे। डिफेंस मैकेनिज्म जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, जो मनुष्य का जो ईगो है वो बनाता है, इड और सुपर ईगो में बैलेंस बनाए रखने के लिए। जो इड है वो सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है, ईगो वास्तविकता पर काम करता है, और जो सुपर ईगो है वो मोरलिटी पर काम करता है। बहुत कम लोगों में सुपर ईगो पहुंच पाता है। इड है, इदम है, वो हर एक इंसान में पाया जाता है, वो जन्मजात होता है। ईगो और सुपर ईगो है वो दोनों एक्वायर करने पड़ते हैं वातावरण से, सोसाइटी से। ये सब हमने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में डिस्कस कर लिया है। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज, सिगमंड फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म हमने 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें सिगमंड फ्रॉइड के बारे में नहीं पूछा गया। सिगमंड फ्रॉइड से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो ये जो 3 क्लासेस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और मोर देन इनफ हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।